हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो ये है भारत का जो संविधान है, भारत के संविधान में संशोधन एवं संशोधन की प्रक्रिया व सीमाएं। इस भारत का जो संविधान है उसकी जो संशोधन और उसकी प्रक्रिया, संशोधन की प्रक्रिया और सीमाओं के बारे में है वीडियो। संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 20 और अनुच्छेद 368 में किया गया है। अनुच्छेद 368 में संवैधानिक संशोधन की दो प्रक्रियाओं का उल्लेख किया गया है, परंतु संविधान में संशोधन की एक अन्य प्रक्रिया है जिसका उल्लेख आर्टिकल 368 में नहीं किया गया है। अतः संविधान में संशोधन तीन प्रकार से हो सकता है। तो भारतीय संविधान में संशोधन तीन प्रकार से हो सकता है, मगर जो आर्टिकल 368 है इसमें दो ही प्रक्रियाओं का उल्लेख किया गया है। इससे हटकर एक अन्य प्रक्रिया है जो क्या है, जिसका उल्लेख 368 में नहीं किया गया। तो संविधान संशोधन की तीन प्रक्रिया से हो सकता है। फर्स्ट में ये हो गया साधारण बहुमत से संसद के सदनों में संशोधन। ऐसे उपबंध जिनका कोई विशेष संवैधानिक महत्व नहीं होता है में संशोधन आर्टिकल 368 से इतर संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत से किया जाता है। तो जो ये साधारण बहुमत से संसद के सदनों में संशोधन, इसका उल्लेख 368 में नहीं किया गया है। संविधान के ऐसे उपबंधों को संशोधन के लिए संसद का जो साधारण बहुमत होता है, अर्थात लोकसभा तथा राज्यसभा के दोनों सदनों में उपस्थित तथा मत देने वाले आधे या उससे अधिक सदस्यों की सहमति आवश्यक है। ऐसे उपबंध जो साधारण बहुमत से संशोधित किए जा सकते हैं वही निम्नलिखित है। तो साधारण बहुमत से संसद के संशोधन से ये है कि राज्यसभा और लोकसभा के दोनों सदनों में उपस्थित अथवा मत देने वाले जो सदस्य हैं उसके आधा या आधे से अधिक या जो उससे अधिक सदस्यों की सहमति आवश्यक होती है। ऐसे उपबंध जो साधारण बहुमत से संशोधित किए जा सकते हैं वो निम्नलिखित हैं। इसका जो वर्णन आर्टिकल 368 में नहीं है। तो इसमें ये हो गया अनुच्छेद 2 भाग 1 नए राज्यों का प्रवेश अथवा स्थापना गठन, मतलब दूसरा अनुच्छेद 3 भाग 1 नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों और सीमाओं परिसीमन के नामों में परिवर्तन। तीसरा हो गया अनुच्छेद 4 भाग 1 पहली अनुसूची राज्यों और केंद्र शासित का उल्लेख तथा चौथी अनुसूची राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा की सीटों का आवंटन का उल्लेख में संशोधन तथा अनुपूरक आनुषंगिक और पारिमाणिक विषयों का उपबंध करते हुए अनुच्छेद 2 के अंतर्गत बनाई गई विधियां। दूसरी अनुसूची राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कैग आदि के वेतन एवं भत्तों का विवरण। तो तीसरा हो गया संसद में गणपूर्ति। चौथा हो गया राज्य विधान परिषद के निर्माण या समाप्ति, संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्ते, उच्च न्याय व उच्चतम न्यायालयों में अवर न्यायाधीशों की संख्या, राजभाषा का प्रयोग, संसद या राज्य विधानमंडल हेतु निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण। उसके बाद होगी नागरिकता की प्राप्ति और समाप्ति। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित प्रावधान। छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम जैसे पूर्वोत्तर के राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध। तो इसमें जो ये है, इसमें साधारण बहुमत से क्या किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है। आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4 दूसरी अनुसूची में जो ये है, और पांचवी अनुसूची और छठी अनुसूची में जो है इसमें साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है। आर्टिकल 368 में इस प्रक्रिया का उल्लेखनीय है। दूसरा हो गया विशेष बहुमत के आधार पर संशोधन। संविधान के भाग 20 के अंतर्गत आर्टिकल 368 संविधान संशोधन की संसद की शक्तियां तथा उसके लिए प्रक्रिया के अंतर्गत संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। जिन उपबंधों का संबंध भारत के संघीय ढांचे से है उन्हें छोड़कर आर्टिकल 368 के अंतर्गत संशोधन माने जाने वाले से सारे उपबंध इसी वर्ग में हैं। विशेष बहुमत द्वारा संशोधन पारित किए जाने की दो प्रमुख शर्त है। फर्स्ट हो गया संशोधन को सदन की कुल संख्या का बहुमत का समर्थन मिलना आवश्यक है।
संसद के प्रत्येक सदन में संशोधन विधेयक को संसद में उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों का समर्थन या बहुमत होना आवश्यक है। इस प्रक्रिया में निम्नलिखित संशोधन किए जा सकते हैं। फर्स्ट हो गया मूल अधिकार, दूसरा हो गया राज्य के नीति निर्देशक तत्व तथा वे सभी उपबंध जो अन्य दूसरी श्रेणियों के अंतर्गत संशोधन में नहीं आते हैं। तो जो ये विशेष बहुमत के आधार पर जो संशोधन होता है ये इसका 368 के तहत होता है। इसमें आर्टिकल 368 संविधान संशोधन की संसद की शक्तियां उसके प्रक्रिया के अंतर्गत संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। जिन उपबंधों का संबंध भारत के संघीय ढांचे से उन्हें छोड़कर आर्टिकल 368 के अंतर्गत संशोधन माने जाने वाले सारे उपबंध इसी वर्ग में शामिल हैं। तो इसमें यह होता है कि संसद के प्रत्येक सदन में जो संशोधन विधेयक को संसद में उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों की क्या होना चाहिए, कम से कम 2/3 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। इस प्रक्रिया में निम्नलिखित संशोधन किए जा सकते हैं। एक तो हो गया मूल अधिकार, दूसरा हो गया राज्य के नीति निर्देशक तत्व वे सभी उपबंध जो अन्य दूसरी श्रेणी के अंतर्गत संशोधन नहीं आते हैं। देन हो गया तीसरा संसद के विशेष बहुमत तथा कम से कम आधे राज्यों की विधानमंडलों के समर्थन के आधार पर संशोधन। तो जो ये हो गया विशेष बहुमत से इसमें क्या होता है कि एक तो किसका पार्लियामेंट का चाहिए, उसके बाद जो का राज्यों का जो विधानसभा है उसके कम से कम आधे राज्यों की संघीय ढांचे के अंतर्गत शामिल उपबंधों को इस प्रक्रिया के तहत संशोधित किया जाता है। इस प्रकार के विधेयक 2 चरणों में पारित किए जाते हैं। प्रथम चरण के अंतर्गत संशोधन विधेयक को विशेष बहुमत द्वारा संसद के दोनों सदनों में पारित किया जाता है। दूसरा हो गया दूसरे चरण में इससे पारित होने के पश्चात देश के कम से कम आधे राज्यों की विधान सभाओं द्वारा इस आशय का संकल्प पारित कर अनुसमर्थन प्राप्त करना आवश्यक माना जाता है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत निम्नलिखित संशोधन किए जा सकते हैं। एक तो हो गया राष्ट्रपति का चुनाव। राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया भाग 5 संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 54 तथा अनुच्छेद 55 जो राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया भी इसी के अंतर्गत संशोधित किया जा सकता है। इस विशेष बहुमत तथा कम जो ये है इसके अंतर्गत। दूसरा हो गया इस प्रक्रिया के अंतर्गत संविधान के भाग 11 संघ तथा राज्यों के बीच संबंध के अध्याय 1 विधायी संबंध के अनुच्छेद 245 से लेकर 255 के तक निम्नलिखित विषय शामिल हैं। देन हो गया एक तो आर्टिकल 245 भी इसके अंतर्गत निम्नलिखित विषय। फर्स्ट हो गया आर्टिकल 245 संसद द्वारा और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार। दूसरा हो गया आर्टिकल 246 संसद द्वारा और राज्य के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों की विषय वस्तु। 247 आर्टिकल 247 कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का उपबंध करने की संसद की शक्ति। 248 अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ। अनुच्छेद 249 राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रहित में विधिक कानून बनाने की संसद की शक्ति। 250 अनुच्छेद यदि आपातकाल की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तो राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति। आर्टिकल 251 संसद द्वारा अनुच्छेद 249 तथा 250 के अधीन बनाई गई विधियों और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति। अनुच्छेद 252 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति और ऐसी विधि का किसी अन्य राज्य द्वारा अंगीकार किया जाना। आर्टिकल 253 अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान। अनुच्छेद 254 संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति। अनुच्छेद 255 सिफारिशों और पूर्व मंजूरी के बारे में अपेक्षाओं को केवल प्रक्रिया के विषय मानना। 7वीं हो गया 7वीं अनुसूची के संबद्ध विषय। 7वीं अनुसूची में केंद्र तथा राज्यों के संबंध विधायी शक्तियों के विवरण से संबंधित संघ सूची 97 विषय हैं जो इसमें राज्य सूची 66 एवं समवर्ती सूची के जो 47 का उल्लेख किया गया है। 47 सब्जेक्ट हैं उनका। संसद के में राज्यों का प्रतिनिधित्व संविधान संशोधन करने की शक्ति इसके अंतर्गत आती है। अब हो गया संविधान संशोधन की प्रक्रिया के चरण।
सर्वप्रथम संविधान विधेयक का प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों राज्यसभा तथा लोकसभा में से किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जाता है। इसके लिए राष्ट्रपति की अनुमति लेना आवश्यक नहीं मानी जाती है। विधेयक किसी मंत्री या गैर सरकारी सदस्य द्वारा प्रस्तावित या प्रस्तुत किया जा सकता है। संविधान संशोधन विधेयक के मामले में संयुक्त संसदीय बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। विधेयक को पृथक पृथक दोनों सदनों में विशेष बहुमत द्वारा पारित करना अनिवार्य है। संघात्मक संघीय ढांचे में संशोधन संबंधित विधेयक को कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों का समर्थन या बहुमत हासिल होना आवश्यक है। राष्ट्रपति संवैधानिक रूप से संविधान संशोधन विधेयक को अनुमति या सहमति देने को बाध्य है। वह पुनर्विचार हेतु विधेयक को नहीं भेज सकता है। 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के माध्यम से अनुच्छेद 368(2) के 2 में संशोधन करके अनुमति देगा शब्द रख दिए गए हैं, जिसके माध्यम से ऐसे विधेयकों को वीटो करने की शक्ति राष्ट्रपति की छीन गई है। अब हो गया संविधान संशोधन की शक्ति पर निर्धारित सीमाएं। वर्ष 1951 में शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि अगर अनुच्छेद 368 का प्रयोग करते हुए कोई संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया जाता है तो वह अनुच्छेद 13(2) के अंतर्गत नहीं माना जाएगा। दरअसल भाग 3 मूल अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 13(2) में विधि एवं अध्यादेश की परिभाषा दी गई है, जिसमें कहा गया है कि राज्य के द्वारा किसी भी ऐसी विधि अध्यादेश अधिनियम का निर्माण नहीं होगा जो भाग 3 में वर्णित मूल अधिकारों के प्रतिकूल हो। अगर ऐसी विधियां सरकार द्वारा लाई जाती हैं तो उन्हें असंवैधानिक करार कर दिया जाएगा। तो आर्टिकल जो संविधान संशोधन की जो शक्ति है उसकी निर्धारित सीमाएं। फर्स्ट ये हो गया 1951 में जो शंकरी प्रसाद बनाम भारत राज्य संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया कि अगर आर्टिकल 368 शब्द का प्रयोग करते हुए संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया जाता है तो वह अनुच्छेद 13(2) के अंतर्गत विधि नहीं माना जाएगा। दरअसल भाग 3 जो है मूल अधिकार है, जिसमें फंडामेंटल राइट्स हैं, के अंतर्गत 13(2) में विधि एवं अध्यादेश की परिभाषा दी गई है, जिसमें कहा गया है कि राज्य के द्वारा किसी भी ऐसी विधि अध्यादेश का निर्माण नहीं होगा जो भाग 3 में वर्णित मूल अधिकारों के प्रतिकूल हो। अगर ऐसी विधि सरकार लाई जाती है तो इसे क्या कर दिया जाएगा, संवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा। 1965 में संजय सिंह बनाम राजस्थान राज्य मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि आर्टिकल 368 के अंतर्गत मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। देन 1967 में गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद को यह शक्ति नहीं दी जा सकती है कि वह मूल अधिकारों को छीनने, हनन करने या उन्हें न्यूनतम करने की विधि बनाए, मगर इस निर्माण का प्रभाव कम करने के लिए सरकार द्वारा 24वां संविधान संशोधन 1971 पारित किया गया। देन हो गया वर्ष 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय ने के 13 न्यायाधीशों की खंडपीठ ने यह तय किया कि एक संसद अनुच्छेद 368 के तहत मूल अधिकारों के संशोधन करने के लिए उतनी ही सक्षम है जितनी कि संविधान के किसी अन्य भाग तथा, परंतु संसद को संविधान का संशोधन कर संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन या अतिक्रमण करने का अधिकार नहीं है। केशवानंद भारती मामले में दिए गए उच्चतम न्यायालय के निर्णय के प्रभाव को न्यूनतम या खत्म करने के लिए 42वां संविधान संशोधन 1976 पारित किया गया। इसके तहत आर्टिकल 368 के खंड 4 और खंड 5 जोड़े गए, जिसमें इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि संविधान में संशोधन करने के संसद के अधिकार पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होगा। देन 1980 में मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 368 के खंड 4 तथा खंड 5 को अवैध घोषित कर दिया गया, क्योंकि ये दोनों खंड संसद को संविधान संशोधन की अतिरिक्त व असीमित शक्ति देकर न्यायिक प्रक्रिया और न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति को सीमित न्यूनतम कर रहे थे, जबकि न्यायिक पुनरीक्षण संविधान के आधारभूत लक्षणों में शामिल है। वर्ष 1981 में वामन राव बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा स्पष्ट किया गया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद यदि कोई भी अधिनियम 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया
था। इसमें भूमि सुधार संबंधी ऐसे विषय शामिल हैं जिन पर न्यायिक पुनर्विचार करना संभव नहीं है। इस सूची में सम्मिलित विषयों को इस आधार पर अवैध घोषित नहीं किया जा सकता कि वे मूल अधिकारों का उल्लंघन करते हैं में डाला गया है, तो उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। तो 1981 में क्या हुआ कि बामन राव बनाम भारत संघ के मामले में क्या उच्चतम न्यायालय द्वारा स्पष्ट किया गया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद यदि कोई अधिनियम 9वीं अनुसूची जो प्रथम संविधान संशोधन 1951 के अंतर्गत 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया था, इसमें भूमि सुधार संबंधी जो विषय हैं शामिल हैं जिन पर न्यायिक पुनर्विचार करना संभव नहीं है। जो 9वीं अनुसूची में उसमें न्यायिक पुनर्विचार करना संभव नहीं है, जो उसमें डाले गए हैं 9वीं अनुसूची में। इस सूची के सम्मिलित विषयों को इस आधार पर अवैध घोषित नहीं किया जा सकता है कि वे मूल अधिकारों का उल्लंघन करते हैं में डाला गया था। उनको 9वीं अनुसूची में जिस विषय को डाला गया उसमें क्या पुनर्विचार करना संभव नहीं है। तो इस बामन राव बनाम भारत संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी मामले 9वीं अनुसूची में डाले गए हैं उनमें उन पर क्या किया जा सकता है, न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। उससे पहले वाले विषयों पर नहीं किया जा सकते है। 24 अप्रैल 1973 वाले जो विषय उसमें डाले गए हैं उसमें न्यायिक समीक्षा किए जा सकते हैं बामन राव बनाम भारत संघ में ये सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दी है।